हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं, तो जिसमें कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, पूरा एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ देख लिया है। ओके, और साइंस का भी हमने देख लिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पूरा कंप्लीट है। इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने अभी 2 ही वीडियो डाला है, तो वो साथ में चल रहा है। और क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लोग बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा साथ में ही लेके चलती हूँ इकोनॉमिक्स को। वैसे मैंने सोचा था वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद करूँगी, लेकिन मे बी आप लोगों को चाहिए हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो साथ में ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी चलता रहेगा। ओके, सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल से जा करके। वहाँ पे आपको ना सारे हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ मिल जाएगा, या फिर और भी बहुत कुछ है आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाना ज़रूर, ठीक है। एंड आपको अगर PDF चाहिए तो मैं कमेंट में दे दूँगी, आप कमेंट में लिंक पे जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, क्वेश्चंस हैं काफ़ी, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन तक वीडियो को देखना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर आप लोग GK पढ़ते हैं तो सुनते भी होंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में मीन्स होता है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये SSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मैंने भी यहीं पे बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र जिसमें विद्यमान होते हैं, ठीक है। सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व जहाँ पे होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस में होती है? आर्थिक विकास, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस राष्ट्र के रूप में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती है ये विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। भारत एक विकासशील देश है। विकासशील कहने का मतलब ये है कि वैसा देश जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है ना। मतलब आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है, जहाँ पे लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है। ओके, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है, जिसका मतलब क्या है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है, यहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और एक सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप लोग पढ़ते होंगे कंटिन्यू, तो आपको वहाँ पे पता ही होगा। तो हम लोग पढ़ते भी हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि भारतीय का जो अर्थव्यवस्था है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान इसमें तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र होता है वो देता है ना। सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का भी देखें लेटेस्ट, तो वहाँ पे भी तृतीय क्षेत्र का जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता है। मतलब कितना परसेंट है? 53.9% है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 20.2, और द्वितीय क्षेत्र का है 25.9, और तृतीय क्षेत्र का कितना है? 53.9%, ठीक है। तो सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। मतलब बंद अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ठीक है, उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ना तो निर्यात है ना तो आयात होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भर है यहाँ की, जहाँ पे भी बंद इकोनॉमी होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ इसका मतलब क्या है कि ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर है, और बाहरी अर्थव्यवस्था से उसका कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं है, ना तो आयात का ना ही निर्यात का, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। गाइस, अगर समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, तो इससे अच्छा लगता है मुझे भी।
चलो, और अगर कुछ डाउट भी रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? तो मैंने अभी भी बताया कि बंद अर्थव्यवस्था जो होता है, जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और उसको बाहरी देश की अर्थव्यवस्था से कोई भी व्यापारिक गतिविधि वो नहीं रखता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, बंद इकोनॉमी। नेक्स्ट है, ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत को परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे और बाजार के आकार पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण किसको बोलते हैं? जहाँ पे घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट है, ये भी वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारी इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ जो है वो है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना, जितना हो सके कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत का हमने देखा था कि भारत को किस देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? श्रम वाले देश के रूप में। तो इसमें भारत में जितना भी श्रम शक्ति होता है इसका कितना परसेंट लगभग कृषि में है लगा हुआ? तो कृषि में लगभग 54% जो है वो कृषि में ही है, जो श्रम करते हैं लोग भारत के। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? अधिकतर जो भारत की बेरोजगारी है वो किस टाइप की है? तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है, संरचनात्मक है? तो देखो, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है अधिकतर वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको प्रकाशित करना हुआ या एकत्रित करना हुआ ये करता है NSSO। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, NSSO जो है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि अधिकतर जो बेरोजगारी है भारत में वो संरचनात्मक है। ठीक है, और यहाँ पे है कि भारत में कितने किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये तीनों ही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी तो है ही। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में किस तरह का जो है बेरोजगारी की प्रधानता हमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन से संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो हमने देखा कि भारत में जो बेरोजगारी है उसमें संरचनात्मक बेरोजगारी का योगदान ज़्यादा है, उस तरीके से ऑप्शन देखा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कृषि मेंशन है। ठीक है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी जो है इसको ये देखने को मिलता है। अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है? तो जो कृषि में देखने को मिल रहा है तो वो ये है कि ऐसा काम जिसमें कि किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक उसमें काम पे लगे हुए हैं। कृषि जो है, कृषि में क्या होता है, जितने हमारे भारत में हमने ये भी देखा क्वेश्चन कि श्रम शक्ति का कितना परसेंट कृषि में लगा हुआ है, तो वहाँ पे 54% लोग जो हैं वो कृषि पे ही लगे हुए हैं ना, कृषि पे ही आधारित भी हैं। तो कृषि में जो बेरोजगारी है, जो लोग कृषि करते हैं उनमें जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो अदृश्य बेरोजगारी इसको बोलते हैं। यानी कि जितने किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक उस काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिला है
संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी में भी, मौसमी बेरोजगारी में भी और घर्षणात्मक बेरोजगारी में भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जिसमें कि किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक उस काम में लगे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, इसको बोलेंगे ना, यानी जितने लोग चाहिए उससे अधिक लोग ही काम कर रहे हैं, तो उसको परछन्न बेरोजगारी बोलते हैं या फिर अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, जो कि कृषि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी सर्वाधिक देखने को मिलती है वो मौसमी बेरोजगारी भी है और अदृश्य बेरोजगारी भी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अदृश्य बेरोजगारी कृषि में ज़्यादा होता है और मौसमी बेरोजगारी का मतलब जो सीजनल वर्क्स होते हैं, कुछ काम ठंड के टाइम पे होता है फिर गर्मी में नहीं होता, तो फिर वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं गर्मी के टाइम पे, उस तरह से। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोनों ही टाइप की बेरोजगारी दिखती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो अभी तो हमने देखा बेरोजगारी के ऊपर, तो वर्तमान में आप लोग खुद भी बता सकते हो इसका आंसर कि वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारी जो है ये बहुत गंभीर समस्या, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, मतलब और लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, है ना। तो वर्तमान में देश का जो हाल है वो शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको परछन्न बेरोजगारी बोलते हैं या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, जो दिखता नहीं, छिपी हुई बेरोजगारी, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से? तो ये संबंधित है कृषि क्षेत्र से, तो है ही, ये तो हमने पढ़ा, कृषि क्षेत्र में ही ज़्यादा देखने को मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलता है ना। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनीति, कच्चे माल की कमी या फिर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? ऐसा बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। उसका कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बेरोजगारी देखने को मिलती है वहाँ पे। नेक्स्ट है, परछन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ, ये वही चीज़ हो गया, वही कि बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं या फिर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है या श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो परछन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग जहाँ पे काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? तो इस शैक्षिक बेरोजगारी में आता है। नेक्स्ट है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये किस क्या होती है? शिक्षित या संरचनात्मक, मौसमी या फिर पूर्ण? तो ये होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता, मतलब कुछ महीने करते हैं फिर मौसम चेंज होता है फिर वो नहीं कर पाते, तो ये मौसमी बेरोजगारी में आता है। नेक्स्ट है, परछन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो परछन्न बेरोजगारी को मैंने बताया था अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, जो छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं और एक अल्प रोजगार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परछन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो अदृश्य बेरोजगारी कृषि में ज़्यादा देखने को मिलती है, आवश्यकता से अधिक लोग इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। उनको क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा है इसका निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग? तो ये नीति आयोग करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या फिर लोगों में बुद्धि का अभाव? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण होता है आय में असमानता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पे? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, परिवार की औसत आय के आधार पे, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे या फिर देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे? तो भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया था इंदिरा गांधी ने 1975 में। नेक्स्ट है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा एक सूचकांक है जो भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे जो उपयुक्त है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, PRIYSEM, NREP। तो ये सभी जो है ये भारत में ये जो भी कार्यक्रम है गरीबी दूर करने के लिए थे। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है, कथन है और कारण है, इस कूट से सही उत्तर हमें बताना है। तो कथन है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो देखिए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ये कथन सही है। कारण दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, तो ये कथन तो सही है, लेकिन ये कारण जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों कथन अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन कारण जो है ये वाला कारण इस कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या क्या? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, ऐसा क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षा अधिक है, 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या अधिक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक है, या 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या अधिक है? तो देखो, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है इसलिए क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जो संख्या है सापेक्षा वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये प्रकाशन है किसका? IBRD का। IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IAS का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा बनाया है। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो ये जो मानव विकास सूचकांक है ये जिसने UNDP ने बनाया है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो ये महबूबुल हक थे, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, महबूबुल हक इन्होंने दिया था। और भारत में जो पहला मानव रिपोर्ट था ये भी याद रखिएगा कि 2002 में जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक का हिस्सा क्या नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश दर। तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा सकल नाम निवेश दर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राज्य स्तर पे मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। भारत में कब हुआ था पहला रिपोर्ट जारी? 2002 में हुआ था, ये मैंने बताया, याद रखना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पे भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। और किस राज्य ने सबसे पहले अपना राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था? मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये UNDP जो है इसके मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। तो मानव विकास सूचकांक का माप लिंग अनुपात नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो असमानता घटाने का उपाय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है, इससे असमानता घटाने का ये उपाय बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, भारत अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, इसके MCQs को हम लोग देख चुके हैं, सारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट पे आप लोग पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक कर लेना। ओके।